आपको मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को इन्होंने, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं, सैन, विश्वकर्मा के बच्चे। मेरे आज भी याद है, लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में, जब वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कपसाड़ में क्या हुआ, मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था, बताओ? जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में। हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ फेंके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो, अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े समाज को, मौर्य जी यहां बैठे हैं, प्रजापति जी यहां बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब बैठता, 65% के करीब मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC/ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अग्नि दृष्टि हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प ही हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा जुटाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी काशीराम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। और बाकी आपकी हिम्मत में है, आप पढ़े लिखे, आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन। अगर जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी और आर्थिक आंकड़े भी उसके जारी करने ही पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों,
अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है, तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है इस भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी पड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम का इकलौता सांसद ही वहां UGC के गाइडलाइन के समर्थन में सड़क और संसद में लड़ रहा था, दिल्ली जंतर मंतर में लड़ रहा था। बाकी तो आंख छिपा छिपा के इधर उधर घूम रहे थे। प्यारे साथियों, जो दुख तकलीफों में आपके नहीं हुए, वो कल सत्ता में के अहंकार में आपके क्या हो जाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे, ताकत देंगे, तो फिर आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। गौर से सुनो मेरे प्यारे साथियों, अब बदलाव की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी का मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी इंतजार है। आप जो इतना पैसा खर्च करके, समय खर्च करके इस कड़ाके की गर्मी में यहां डटे हुए हो, तो फिर आज यहां दिल पे ये संकल्प लेके जाओ, अपने दिल में दिमाग में ये बात मजबूत करके जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को जो लूटा गया है, हमें एक एक अधिकार छीन के लेना है और छीन के लेने के लिए हमें शक्ति बनानी है। और लोकतंत्र में शक्ति वो वोट में होती है। अपने वोट को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने सेक्टर को मजबूत करना है। प्यारे साथियों, आज जनता की अदालत लगी है, जनता की अदालत, और जनता की अदालत में फैसला होना है और इसका मौका 2027 में आएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह का प्रयास करोगे, ये बताने के लिए मैं आज आपके पास आया। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो। कब तक बेबसी, लाचारी, गरीबी, बीमारी, परेशानियों की जिंदगी जियोगे? एक समय था कि देश आजाद नहीं था, तमाम तरह के व्यवधान थे, तमाम तरह के जो है आपके ऊपर बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूं कि आपको, मेरी नौजवान पीढ़ी को पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए और कैसा समय बिताया। गौर से सुनो, ये जो अगली 10 मिनट है, ये आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ेगी कि आपको पता लगेगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। प्यारे साथियों, इस देश में जिसके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। सिर्फ संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है, उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। इस देश में 1917 से पहले 3% लोग वोट का अधिकार रखते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मोंटेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने कुछ नए प्रावधान जोड़े, अमेंडमेंट किया कि वोट का अधिकार बढ़ना चाहिए, तो फिर नए लोगों को वोट का अधिकार मिला। किनको? जो पढ़े लिखे हैं बहुत, किनको? जो बहुत पैसे वाले हैं, किनको? जो जमींदार हैं, किनको? जो लगान देते हैं, किनको? जो व्यापारी हैं। और आप गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते हैं जात पात की करो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित पिछड़ों आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से पहले गरीब दलित पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। उन 15% वोटर में एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। 1928 में, मैं अपने नेताओं को भी बता रहा हूं कि वो भी गौर से सुने, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के मैं उसके बैनर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है, पूंजीपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का गठजोड़ है। आज